बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते ही हैं कि मौजूदा रजीम में, मौजूदा निज़ाम में जितने सहाफ़ियों को निकाला गया है इदारों से, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। काशिफ अब्बासी साहब हों, हबीब अकरम साहब हों, ये तो हालिया दिनों में हुआ। इससे पहले एक लंबी फहरिस्त है, समी इब्राहिम से लेकर आरिफ मीर भट्टी साहब और बहुत से सहाफ़ी हैं जिनको निकाला गया है। और अब भी आगे भी शायद बहुत से लोग होंगे जो इतलात हम तक पहुँची हैं कि अभी और भी कई सहाफ़ियों को ऑफर किया जाएगा, इदारों से निकलवाया जाएगा। यानी जो भी सही बात करेगा, सच बोलेगा या मौजूदा निज़ाम इस हुकूमत के कहने पर नहीं चलेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। इसका एक बहुत अजीब पहलू ये है कि फिर जो रह जाएंगे सब लोगों को यही पता होगा ये या हुकूमत के साथ है, या उनको समझा जाएगा हुकूमत के टाउट हैं, या उनकी खुशामद में है, या ये कि उनकी ईमा से ही है, क्योंकि ज़रा सा भी जो सवाल करने वाला था वो निकल जाएगा। अब हामिद मीर साहब भी उस फहरिस्त में शामिल है जिनको निकाला जा सकता है। हत्ता कि शहजाद इकबाल साहब, इनका नाम भी लिया जाता है सीनियर साफों की तरफ से कि इन पर भी तलवार लटक रही है। मगर इसके बावजूद भी हामिद मीर साहब बाज नहीं आ रहे। उनको भी इस बात का पता है, वो खुद इसका इजहार कर चुके हैं कि उनको भी किसी वक्त निकाला जा सकता है। उनको धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें यूट्यूबर बना देंगे। हामिद मीर साहब ने कहा कि माजी में जिन्होंने मुझे ऑफर करवाया वो आज मुझसे माफिया मांगते हैं। लेकिन अब जो लोग मुझे ऑफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं ये बात वाज़े कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, कमिट कर रहा हूं कि मैं उनके नाम बताऊंगा। पिछले जो माफिया मांगते फिर उनके नाम तो नहीं मैं बता रहा, लेकिन जो अब करेंगे, जो अब कर रहे हैं, उनके नाम मैं बताऊंगा। तो हामिद मीर साहब ने अब फिर एक वीडियो मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट कर दी है, पूरी वीडियो भी है, वो मैं आपको सुनाता हूं कि वो किस तरह से क्या बात कर रही है मरियम नवाज साहिबा। उससे पहले जो जाफर एक्सप्रेस सानिया है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया जाए। अब उसके बाद खबर आई है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। फिर ये खबर भी मौजूद है कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाले वो दौरा कर रहे हैं कोयटा का, और आगे का लाहेमल तय होगा। उसमें एक ग्रैंड ऑपरेशन की भी बात हो रही है, एक बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है जिस तरह से माजी में हमने देखे हैं ऑपरेशन ज़रबेज़ और इस तरह से। अगरचे एक तसलसल है, ये नहीं है कि जी कोई कार्रवाई होती है तो उसका जवाब नहीं दिया जाता, बिल्कुल जवाब होता है। मुसलसल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, 100 से ज्यादा हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं, ये DGISPR ने कहा है। तो वो तो एक तरह से रद्द अमल कहें, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कहें, वो तो मुसलसल हो रही है। लेकिन एक ग्रैंड ऑपरेशन भी हो सकता है और चीजें उस तरह भी बढ़ेंगी। लेकिन एक मसला है लीडरशिप का वहां पर बलूचिस्तान में। वो क्या है, वहां असल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, लोगों का ट्रस्ट उन पे है, सियासी वैक्यूम है बलूचिस्तान में। उस पर क्या बात हुई है वो भी हामिद मीर साहब के शो में बता दिया गया है। इसका असल हल क्या है इस मसले का, ये बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। जाफर एक्सप्रेस के यरमाली मुसाफिर बाजियाब, 21 मुसाफिर और 4 जवान शहीद, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए। तर्जुमान पाक फौज का यह बयान आ चुका है। इसके अलावा एक बात जिसको मुआजिजा कहा जा रहा है वो ये कि जाफर एक्सप्रेस हमले में ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन महफूज रहे। पहले हर तरफ यह खबर आई कि वो जख्मी थे और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए हैं, ये खबर सबने चलाई थी। मगर अब ये खबर आई है कि वो तो महफूज हैं। पता नहीं उन्होंने अब किस तरह जान बचाई, क्या हुआ कि वो इंजन के इधर उधर हो गए। एक और अहम पहलू भी है कि 7 लोग कौन थे जो ही हमला हुआ है तो गायब हो गए। क्या ये मुखबरी करने वाले थे जो ट्रेन में मौजूद थे, एक लम्हे का बता रहे थे दहशतगर्दों को? वो भी खबर आ चुकी है। अमजद यासीन की जिंदा बच जाने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन के अहले खाना ने तस्दीक की है कि वो महफूज है। इससे पहले मीडिया में अमजद यासीन की शहादत की खबर गर्दिश कर रही थी। अमजद यासीन ने अपने भाई आमिर को फ़ोन किया और बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। ये एक बड़ी अजीब बात के सब हैरान भी हैं इस पर और खुशी का भी इजहार कर रहे हैं कि जिनके बारे में सोचा जा रहा था कि वो जाँ बहक हो गए वो महफूज हैं। अब हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं? हामिद मीर साहब ने एक्स पर पोस्ट की है, ट्वीट की है। सिर्फ 4 साल पहले मरीम नवाज साहिबा ने बलूचिस्तान के बारे में कुछ हक़ाइक़ बयान किए और बताया बलूचिस्तान के लिए इंसाफ मांगने वालों को भारतीय एजेंट करार दे दिया जाता है। एक दफ़ा इन्हें भी अपनी ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। मरीम नवाज के अल्फाज की सच्चाई आज भी बरकरार है और मैं आज भी गद्दार करार दिया जाता हूँ। कि मरीम साहबा ने ट्वीट डिलीट कर दी। मरीम साहबा तो बदल गई हैं, उनके ख्यालात बदल गए, सोच बदल गई, इक़्तिदार चाहिए था वो मिल गया, अब उसके बाद सब कुछ भूल गई। लेकिन मैं आज भी उसी जगह पर खड़ा हूं। और क्या कह रही हैं मरियम नवाज साहिबा, ये सुनिएगा हामिद मीर साहब ने जो ट्वीट किया है क्लिप। आज आप बलूचिस्तान की बात करें, जो हमारा मुल्क एक जिस्म है, वो एक जिस्म का टुकड़ा है। हामिद मीर साहब बात करते हैं उनकी। आप ये यकीन करें, मैंने एक ट्वीट की बलूचिस्तान के लिए। मुझे उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि वो जो बैनर फ्लाई कर रहा था उस पर लिखा हुआ था कि
कुछ लिखा हुआ था कि बलूचिस्तान, जस्टिस फॉर बलूचिस्तान। तो मुझे नहीं पता था कि उस बैनर के पीछे क्या कहानी है या उसको किससे जोड़ा जा रहा था। मैंने बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाई क्योंकि मैंने बलूचिस्तान में जाके देखा कि किस तरह वहां पर लोगों के गले कटते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। मैं जानती हूँ, मैं उन 2 बहनों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि मरियम आपा, हम 2 बहनें थी, शायद एक 18 साल की थी, एक 19 साल की थी। उसने कहा कि ये हमारे जितने भी घर के मर्द हैं, ये सबके लाशें पड़ी, इनके गले कटे और अब हमारे खानदान के अंदर कोई ऐसा मर्द नहीं बचा जो इन लाशों को कंधा दे सके। मैंने खुद देखा। और आज जो मिसिंग पर्सन्स की बात करे, जो बलूचिस्तान के हक की बात करे, उसको आप गद्दार करार दें, आप उस पर डॉन लीक्स लगाते हैं, आप उसको इंडियन एजेंट करार देते हैं। जो बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करे, जो बलूचिस्तान के लोगों की बात करे, वो गद्दार, वो इंडियन एजेंट करार दे दिया जाता है। ये मरीम साहिबा के ख्यालात थे और आज ये अपने मुखालिफिन के खिलाफ यही चार्ज लगा रही हैं, गद्दार का, इंडियन एजेंट का। ये नून लीग इसी काम पर लगी हुई है। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान का रहने वाला कोई शख्स जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जब वो बलूचिस्तान की बात करता है तो वो गद्दारी करता है? मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। मैं कभी उसको डिलीट नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसको कहा जाता है कि इंडियन प्रोपेगेंडा है, इसलिए मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। और आप देखें कि मुझ जैसी शख्स को, जो अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरती, या थोड़ा बहुत शायद नवाज शरीफ साहब से डरती हूँ, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती, थोड़ा बहुत नवाज शरीफ से डरती हूँ, मुझ जैसी शख्स को भी वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। सोचें जरा, क्या दबाव होगा, क्या प्रेशर होगा कि मैं किसी से नहीं डरती फिर भी मुझे डिलीट करनी पड़ी। और मैं किसी से नहीं डरती, मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी क्योंकि बलूचिस्तान के लिए बात करने वाले को इंडियन एजेंट कहते हैं। अगर मैं मान भी लूं कि वो इंडिया का प्रोपेगेंडा है, तो आपने इंडिया को प्रोपेगेंडा करने का मौका क्यों दिया? नहीं जी, अगर मैं मान भी लूं इंडिया का प्रोपेगेंडा है, तो आपने उसको मौका क्यों दिया प्रोपेगेंडा करने का? जो भी बलूचिस्तान के हुकूक की बात करेगा उसको इंडियन एजेंट कह दिया जाता है। ये मरीम साहब के अल्फाज हैं और हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है। क्यों हालात को उस नहज पर पहुंचने दिया कि बलूचिस्तान की आवाज को इंडिया की आवाज कहा जाए? और जब आज हम ये बात करते हैं तो हम गद्दार हैं, हामिद मीर साहब गद्दार हैं। हामिद मीर साहब गद्दार हैं ये, और हामिद मीर साहब अब इन्हीं के दौर में ज़ेर खिताब हैं, कई साफ़ी और भी, और कि जी ये हम बात करें, हामिद मीर बात करें तो गद्दार हैं। बाकी मौजूदा हुकूमत क्या करेगी, इसकी कितनी सलाहियत है दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करने की, इनका बयानिया क्या है, इस पर पीपल्स पार्टी के साबिक़ रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा है, जब कामरान शाहिद ने सवाल किया शहबाज शरीफ क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने क्या करना है। इनका बतौर वज़ीर आला बयान आपको याद नहीं, जब उन्होंने कहा हम और आप एक हैं, पंजाब में हमले ना करें, इन्होंने दहशतगर्दों का भी आपका हमारे से क्या लेना देना है, आप दीगर जगहों पर करें, हमारे खिलाफ ना करें, हम तो आपके साथ हैं, हम तो आप में से हैं। शहबाज शरीफ साहब ने क्या करना है, उनका आपको बतौर वज़ीर आला पंजाब बयान नहीं याद? बतौर वज़ीर आला उन्होंने खड़े होकर कहा कि पंजाब में ना आए आप, हम तो आप हमले नहीं, आप पंजाब में हमले ना करें। यानी इस तरह का इंप्रेशन दिया था कि हम पे तो करें, हमारा तो आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमने तो आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, ये बात। अब दूसरी तरफ एक और खबर, सीनियर सहाफ़ी जनाब नुसरत जावेद क्या कह रहे हैं। जाए वक़ुआ से अफगानिस्तान में बैठे रहमान गुल से राबता किया जा रहा था, ये बाकायदा उन्होंने बताया है टेलीविजन पर, पब्लिक न्यूज़ पर, अपने प्रोग्राम में बैठकर बताया नुसरत जावेद साहब ने कि जाए वक़ुआ से अफगानिस्तान में बैठे रहमान गुल से राबता किया जा रहा था और हिदायत ली जा रही थी। सुना है ये शख्स फौज में था और इसे कलदम तंजीमों के साथ रवाबित के इल्ज़ाम पर निकाल दिया गया था। रहमान गुल की लोकेशन भी ट्रेस हो गई थी, लेकिन अब ये कल रात से गायब है, अब पता नहीं ये कहाँ है, ये निकल गया, इधर उधर हो गया। फिर इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी सैयद फ़खर काका खेल ने कहा जब से हादसा हुआ तो फ़ौरन 7 अफराद ट्रेन से उतर कर गायब हो गए। 7 अफराद ट्रेन से उतर कर गायब हो गए। कौन थे 7 अफराद? कैसे जैसे हादसा हुआ जैसे उनको पहले से पता था और फिर गायब हो गए, इधर उधर हो गए। क्या ये वो लोग थे जो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे कौन कौन ट्रेन में है, कहाँ हम पहुंचे हैं, क्या किया गया है? तो ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ बल्कि इंडिया और यूरोप के साथ भी कॉल्स इंटरसेप्ट की गई। अफगानिस्तान के साथ साथ इंडिया और यूरोप के साथ भी कॉल्स इंटरसेप्ट की गई हैं, वहां भी राब्ते हो रहे थे दहशतगर्दों के। ये सीनियर सहाफ़ी से फ़खर काका खेल ने ये पब्लिक न्यूज़ में ये बात बताई है। अब आ जाइए पीपल्स पार्टी की तरफ, जो अभी भी 9 अरब रुपया शहबाज शरीफ ने सवाबदीदी फंड्स में दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और अभी करारदाद भी सिंध असेंबली ले आई है कि हम नहरें नहीं निकालने देंगे दरिया सिंध से, वहां भी वो कर रहे हैं। फिर 9 अरब रुपया भी अब सवाबदीदी फंड में मिल गया है, जैसे चाहें बिलावल भुट्टो जरदारी सब खर्च करें। लेकिन फिर भी अभी मामला लगता है तय नहीं हुए, अभी मजीद की गुंजाइश है, या मजीद सवाबदीदी फंड्स देने होंगे या मजीद कुछ करना होगा, क्योंकि कमर ज़मान कायरा साहब सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है जब हमारे वादे पूरे नहीं हो रहे या तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है तो हमारे लफ्ज़ तल्ख हो गए, अब ये ताल्लुकात की तलखी की तरफ जाएंगे। अभी हमारे लफ्ज़ तल्ख हुए हैं, अभी हम ताल्लुकात की तलखी की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि हमसे सही तरह नहीं मामला तय हो रहे। अब वो किसी को नहीं पता क्या मामला है, मजीद वो कौन से हैं, कोई वाज़ेह नहीं बताते। अंदर की खबर यह है कि जितनी पोस्टिंग्स हैं कुछ खास इलाकों में जिनमें जनूबी पंजाब का कहा जाता है, वहां पर जितने लोग लगेंगे, चाहे वो पुलिस हो,
कमिश्नरी निज़ाम के तहत हो, पटवार हो, फलां हो, तहसीलदार, वो पीपल्स पार्टी के कहने पर लगे ताकि अपने लोग लगाकर उनके जरिए सिंध का निज़ाम भी चले। और जिस तरह से अभी झुर्र इलेक्शन हुए हैं तो आगे चलकर ये काम किया जा सके। सिंध में जो इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है वहाँ पर इनके अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया जा सकता, वरना आपने देख लिया आसफा भुट्टो साहिबा ने जिस तरह इलेक्शन लड़ा, बिला मुकाबला वो जीत गई। या तो कोई नाहल हो गया या जो खड़ा था उसने कागजात ही वापस ले लिए, कौन उनके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ सकेगा। तो वो निज़ाम, वो जनूबी पंजाब में भी सारा सिस्टम हमारे पास हो, सब कुछ हो, तो ये पीछे कहानी बताई जाती है। बाकी वो अभी फंड्स भी मिल गए हैं, सारी चीज़ें भी हैं, वरना वो काबीना में तो वो नून लीग मुसलसल कह रही है आ जाए, तो बात सिर्फ काबीना की नहीं है, यदि काबीना में हिस्सा चाहिए उससे बढ़ चुकी है। इसके अलावा जनाब आखिर में आप इस मामले का हल सुनिए कि ये जो सारा कुछ हो रहा है किस तरह से इसको समेटा जा सकता है, इसका हल क्या है। इस पर तहरीक इंसाफ के आदिल खान बाज़ई, जिन्होंने ख़ास तौर पर लिखवाया रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, अगेन हामिद मीर के प्रोग्राम में ही आदिल बाज़ई नौजवान जो कहते हैं मेरा 1 अरब रुपये का प्लाजा क्यों गिराया, कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, ये वजह थी। वो कहते हैं बलूचिस्तान के मसाइल का हल कोई ऑपरेशन नहीं बल्कि शफाफ इलेक्शन है। मेरे अलावा कोयटा में कोई कोयटा का मुंतखब नुमाइंदा दिखा दें। कोई कल्लात तो कोई जोब से लाकर मुसल्लत कर दिया गया, कोई 5वें नंबर पर हार कर सो रहा था, इसे जितवा दिया गया। जब ये सब करोगे तो यही हशर होना है। आदिल खान बाज़ई ये बात कह रहे हैं हामिद मीर साहब के शो में। मैंने सबसे बड़ी गुनाह ये की कि मैंने इमरान खान का साथ दिया, मैंने तहरीक इंसाफ का साथ दिया। मैंने सबसे बड़ा गुनाह ये किया कि मैंने इमरान खान का साथ दिया। गुनाह ये है, बाकी गुनाह तो अगर मैं चलो ये बात कर रहे हैं 26 अमेंडमेंट के दौरान मेरे प्लाजा 1 अरब रुपए का प्लाजा क्यों गिरा गया, किस कानून के तहत गिरा गया, मैं आपको एनओसी दिखाऊंगा, मैं उसका बैंक चलान दिखाऊंगा। अच्छा वो सारी बातें मैं आपकी अपनी जगह, ये जो जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ आपकी मजम्मत करता हूं, पूरे बलूचिस्तान वाले इसकी मजम्मत करते हैं, इसको संजीदगी से लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं अगर ये इनका हल ऑपरेशन ही है, ये कोई अब ये बात ये तहरीक इंसाफ वाले नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी सबसे पहले हम मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं इस वाक़े की, साने एक्सप्रेस की। इसका हल है नवाब सरदार खान मीर मोतबर मलिक, ये लोग इसका हल है। लेकिन अब तो उनकी बात नहीं सुनता, तो अब उनको कोई इज्जत मिलता है? आपने 24 जो 2024 इलेक्शन का क्या हासिल किया? बलूचिस्तान में सिर्फ मेरा एक मैं एज एमएनए, एक मेरा चाचा एज एमपी है, वो एमपी से है। आप तो सुप्रीम कोर्ट के लिए, मैं तो वैसे बता रहा हूं, हम दोनों अपने वोट पे आए। बाकी आप एक भी बंदा बताएं जो कोई टक्का बंदा हो, कोई जोश से आ रहा है, कोई पता नहीं कहां से आ रहा है, कोई पता नहीं कहां से कोई मुसल्लत किया हुआ है, कोई सो रहा है नींद से उठा के उसको सीट जितवा दिया। ये जब होगा तो यही अशर, यही हाल होगा, यही अशर होगा जब आप इस तरह से सोए को उठाएंगे और 5वें नंबर वाले हारे को कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें हम भेज रहे हैं असेंबली में, जाओ बैठो वहां पर जाकर। पूरे कोयटा का कोई तुर्बत से आ रहा है, कोई कलात से आ रहा है, मैं आप हैरान हो जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं मैं हैरान तो खैर बहुत देर से हूँ। आप अभी ये सही पता है कि बलूचिस्तान का हल क्या है? साफ शफाफ इलेक्शन है। हकीकी नुमाइंदों को आने दो। अगर ये बलूचिस्तान का हालात ठीक नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। अच्छा अगर फिर हालात ठीक नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ, तो हकीकी लोगों को नहीं आने दिए जा रहा, तो ये हाल हो गया है और इसकी वजह से सारे मसाइल हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।